Hello students, welcome to class 9th and today we are going to complete this chapter Nazism and the Rise of Hitler. Nazism and the Rise of Hitler को complete करने जा रहे हैं आज हम. Yesterday's videos, in the previous videos we have completed the we have studied about the nature of Hitler, we have studied about the working type of the Hitler and what is the politics mind of the Hitler there. तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा. मदरहुड के बारे में उसका क्या कह सकते हैं उसकी आइडियोलॉजी थी, हर पर्सन के बारे में, एजुकेशन के बारे में, सब चीज़ों के बारे में हमने उसकी आइडियोलॉजी पढ़ी. आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा के बारे में. देखिए कि आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा से मतलब यहाँ पर है कि जो लैंग्वेज है, मीडिया है, उसके लिए जो लैंग्वेज मीडिया के लिए जो हिटलर है उसके लिए जो आइडियोलॉजी थी हिटलर की वो क्या थी. द नाजी रिज़ाइम यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर. नाजी रिज़ाइम जो है वो लैंग्वेज और मीडिया को बहुत केयर के साथ यूज़ करता था एंड ओफन टू ग्रेट इफ़ेक्ट, और एक कभी कभी उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ता था. द टर्म्स दे कॉइंड टू डिस्क्राइब दियर वेरियस प्रैक्टिसेस आर नॉट ओनली डिसेप्टिव. वो टर्म्स जिससे जो उसने डिस्क्राइब किए वो डिसेप्टिव भी नहीं थे, वो ना केवल डिसेप्टिव थे यानी कि बल्कि चिलिंग भी थे. नाजीज़ जो थे यानी कि कहने का मतलब है जो भी चीज़ें वो करते थे वो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती थी, बहुत कूल तरीके से ये जो हिटलर है, ये नाजीज़ जो हैं, ये सभी कामों को किया करते थे. नाजीज़ नेवर यूज़ द वर्ड किल और मर्डर इन दियर ऑफिशियल कम्युनिकेशन. कभी उन्होंने अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में कभी भी किलिंग या मर्डर का जो वर्ड है, इन वर्ड्स का यूज़ नहीं किया. मास किलिंग को वो कहता था स्पेशल ट्रीटमेंट या फाइनल सोल्यूशन. यानी ज्यूज़ के लिए, जब वो ज्यूज़ पर्सन्स के लिए मास किलिंग का ऑर्डर दिया जाता था तो उसे कहा था, ऐसा नहीं कहा जाता था कि इनको किल कर दो या इनका मर्डर कर दो. उन्हें कहा जाता था कि इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाए या फाइनल सोल्यूशन के लिए ले जाया जाए. एंड यूथेनेशिया फॉर द डिसेबल्ड. डिसेबल्ड के लिए वो यूज़ करता था वर्ड यूथेनेशिया यानी कि अपनी इच्छा मृत्यु. यूथेनेशिया का मीन्स होता है इच्छा मृत्यु ले लेना. सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, ये वर्ड्स वो यूज़ किया करता था. इवैक्यूएशन मीन डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर. इवैक्यूएशन का मीन्स होता था जो लोग हैं उनको गैस चैम्बर्स की ओर ले जाना. डू यू नो व्हाट द गैस चैम्बर्स वर कॉल्ड. गैस चैम्बर्स को क्या नाम दिया जाता था वहाँ पर. ऐसा नहीं कहा जाता था कि इन्हें गैस चैम्बर्स के लिए ले जाइए. तो इसका मतलब ये था कि वहाँ पर जो वर्ड्स जो नाजीज़ जो हैं वो जो वर्ड्स यूज़ करते थे, जितनी भी चीज़ें उन्होंने की उन सब के लिए जो वो वर्ड्स यूज़ करते थे वो वर्ड्स बहुत ज़्यादा कूल हुआ करते थे और उन वर्ड्स का जो मतलब होता था वो बहुत ही सिंपल सा होता था. डू यू नो व्हाट द गैस चैम्बर्स वर कॉल्ड. देखते हैं गैस चैम्बर्स को ये क्या कहते थे. दे वर लेबल्ड डिसइंफेक्शन एरियाज़. इनको डिसइंफेक्शन एरियाज़ कहा जाता था. एंड लुक्ड लाइक बाथरूम्स इक्विप्ड विद फेक शावर हेड्स. ये डिसइंफेक्शन एरियाज़ थे. डिसइंफेक्शन एरियाज़ इन्हें कहा जाता था जहाँ पर कोई भी जो कह सकते हैं जर्म्स वगैरह डेवलप नहीं होते थे. और ये जो गैस चैम्बर्स थे ये बाथरूम की तरह से दिखते थे और यहाँ पर इक्विपमेंट्स के तौर पर फेक शावर हेड्स, यानी कि इन बाथरूम्स में जैसे शावर हेड लगे होते हैं तो ऐसे ही यहाँ पर भी इन गैस चैम्बर्स में शावर हेड लगाए गए थे, शावर्स लगाए गए थे जिससे कि उनको बाथरूम का लुक दिया जा सके. मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रिज़ाइम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू. मीडिया का यूज़ भी, क्योंकि इसने बाकी सारे तो जो भी कह सकते हैं न्यूज़पेपर वगैरह जो इसकी तारीफ़ें नहीं छापते थे उन सबको इसने बंद करवा दिया था. तो मीडिया का यूज़ करना इसे बहुत अच्छे से आता था. नाजी आइडियाज़ वर स्प्रेड थ्रू वायरल विजुअल इमेजेस. नाजी के आइडियाज़ जो थे वो विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियोज़, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स एंड लीफलेट्स, इन सभी के थ्रू फैलते थे. इन पोस्टर्स में ग्रुप्स आइडेंटिफाई एज द एनिमीज़ ऑफ जर्मन्स वर स्टीरियोटाइप्ड, मॉक्ड, अब्यूज्ड, डिस्क्राइब्ड एज इविल. यहाँ पर जर्मन्स के जो भी एनिमीज़ होते थे पोस्टर्स में उन्हें अब्यूज़ किया जाता था, उनका मजाक उड़ाया जाता था और उन्हें एज ए कह सकते हैं एक राक्षस की तरह उन्हें डिस्क्राइब किया जाता था. सोशलिस्ट और liberals were represented as weak and
डीजनरेट। सोशलिस्ट और लिबरल्स जो हैं उन्हें रिप्रेजेंट किया गया था वीक और डीजनरेट, यानी सोशलिस्ट और लिबरल्स जो कह सकते हैं पॉलिटिक्स जो कम्युनिटीज़ हैं इनको बहुत ही कमज़ोर और कुछ भी ना करने वाली कम्युनिटीज़ के रूप में रिजर्व किया गया था या उन्हें बोला गया था। दे वर अटैक्ड एज मेलिशियस फॉरेन एजेंट्स, और उन पर अटैक किया गया था मेलिशियस फॉरेन एजेंट्स के तौर पर। प्रोपेगेंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हेट्रेड फॉर ज्यूज़। जो भी फिल्म्स ये बनाई जाती थी, फिल्म्स जो भी बनाई जाती थी यहाँ पर, वो फिल्म सभी किसके लिए बनाई जाती थी? उन सभी फिल्म्स को बनाया जाता था सिर्फ हेट्रेड फॉर ज्यूज़, जिससे ज्यूज़ को हेट करें सभी। द मोस्ट इनफेमस फिल्म द एटर्नल ज्यू, सबसे जो बेकार जो मूवी थी उसका नाम था एटर्नल ज्यू। Orthodox Jews were stereotyped and marked. They were shown with flowing beards, wearing kaffans, whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by the outward appearance because they were a highly assimilated community. वैसे इस मूवी में उन्हें बहुत ही बुरा दिखाया गया, जैसे कफन पहने हुए, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी बनाए हुए और ऐसी चीज़ों को दिखाया गया। देवर, जबकि जो ज्यूज़ थे वो आर्यंस जैसे ही कुछ कुछ लगते थे। देवर रेफर्ड टू एज वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट, उन्हें कीड़ों के जैसे, जो छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं उनके जैसे, चूहों के जैसे उन्हें वहाँ पर रेफ़र किया जाता था, यानी कीड़े मकोड़ों की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता था। दियर मूवमेंट्स वर कंपेयर्ड टू दोज रॉडेंट्स, उनका जो मूवमेंट था वो उन रॉडेंट्स यानी यही चूहे खरगोश इनकी वजह से कंपेयर किया जाता था। नाजिज्म वर्कड आउट ऑन माइंड्स ऑफ पीपल, नाजिज्म जो है वो लोगों के दिमाग पर काम करता था। टैप्ड दियर इमोशंस, उनके इमोशंस, उनकी भावनाओं के साथ खेलता था। टर्न्ड दियर हेट्रेड, उनकी घृणा को बदल देता था। एंड एंगर्स एट दोज मार्क्ड एज अनडिज़ायरेबल, और उनके गुस्से को उन पर निकालता था जो कि अनडिज़ायरेबल घोषित किए जा चुके थे। नाजी मेड इक्वल एफर्ट्स, नाजीज जो थे उन्होंने इक्वल एफर्ट्स किए थे। अपील टू द ऑल द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, जितने भी डिफरेंट सेक्शंस थे पॉपुलेशन के। दे सॉट टू विन दियर सपोर्ट बाय सजेस्टिंग दैट नाजीज अलोन कुड सॉल्व ऑल दियर प्रॉब्लम्स। तो दे सॉट टू विन दियर सपोर्ट, उन्हें उनका सपोर्ट चाहिए था, और ये चीज़ उन्होंने सजेस्ट भी की थी कि नाजीज़ जो हैं कि उन्होंने कहा कि हमें किसी के भी सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हमारी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो अकेले सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक पोस्टर बनाया गया है, इसमें कैप्शन जो ऊपर लिखा हुआ है उसका मतलब है मनी इज़ गॉड द ऑफ द ज्यूज़, मनी जो है वो ज्यूज़ का गॉड है। इन ऑर्डर टू अर्न मनी ही कमिट्स द ग्रेटेस्ट क्राइम्स, और ऑर्डर मतलब कि इस ऑर्डर में मीन्स मनी को अर्न करने के लिए जो ज्यूज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम करते हैं। ही डज़ नॉट रेस्ट अनटिल ही कैन सिट, वो रेस्ट नहीं कर सकते, वो कभी रेस्ट नहीं करते अनटिल, जब तक कि वो एक बिग सैक ऑफ मनी पर ना बैठ जाएं, जब तक कि वो किस पर ना बैठ जाएं, एक बिग सैक ऑफ मनी पर, यानी कि जब तक कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो ना मिल जाए। तो अनटिल ही हैज़ बिकम द किंग ऑफ मनी, यानी कि जब तक वो किंग ऑफ मनी ना बन जाए, यानी कि जब तक वो पैसों के राजा ना बन जाए। सो जर्मन फार्मर यू बिलोंग टू हिटलर वाई, जर्मन फार्मर के बारे में इन्होंने लिखा है। द जर्मन फार्मर स्टैंड्स इज बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स टुडे, इस जर्मन फार्मर जो है वो दो खतरों के बीच में है। फर्स्ट तो एक डेंजर तो अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम है, क्योंकि पूंजीवादी बहुत थे वहाँ पर, कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा था। एंड द अदर इज़ द मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ बोल्शेविज्म, जो अदर थे वो मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेटेड थे, बोल्शेविज्म से। बिग कैपिटलिज्म एंड बोल्शेविज्म वर्क हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ मिलाकर वो काम करते थे। दे आर बॉर्न ऑफ ज्यूइश थॉट एंड सर्व द मास्टर प्लान ऑफ वर्ल्ड ज्यूरी, वो पूरे वर्ल्ड के जो मास्टर प्लान था ज्यूज़ का उन सभी के लिए वर्क कर रहे थे। तो क्या ये डेंजर से उन्हें कौन बाहर निकालेगा? अब देखिए ऑर्डिनरी पीपल जो थे वो उनका क्या हाल था वो हम देखते हैं। व्हाट अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल? हाँ, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये देखते हैं ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ क्या क्राइम्स हुए, ये साधारण लोग जो थे उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू द नाजिज्म, कॉमन पीपल ने नाजिज्म के लिए कैसे रिएक्ट किया। मैनी सादा वर्ल्ड थ्रू नाजीज आए, बहुत सारे लोगों ने
पूरे संसार को नाजी यानी हिटलर की आंखों से ही देखा, यानी जो हिटलर कर रहा था उसको उन्होंने सही माना। एंड स्पोक दियर माइंड इन नाजी लैंग्वेज, और उनके दिमाग ने भी नाजी लैंग्वेज ही बोली। दे फेल्ट हेट्रेड एंड एंगर सर्ज inside them when they saw someone who looked like a Jew. They marked the houses of Jews and reported suspicious neighbors. They genuinely believed, वो genuinely believe करते थे Nazism would bring prosperity and improve general well-being. वो genuinely believe करते थे नाजिज्म में, और उन्होंने मतलब ये सोचा था कि जब नाजिज्म यानी जब हिटलर का रूल आएगा तो जनरली क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी और जनरल वेलबींग यानी लोग जो हैं उनका जो लेवल है यानी जीने की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उससे दे मार्क द हाउसेस फॉर ज्यूज़ के हाउस उन्होंने मार्क कर दिए, सस्पिशियस नेबर्स को रिपोर्ट कर दिया, यानी लोग जो थे ऑर्डिनरी पीपल जो थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया हिटलर का। बट नॉट एवरी जर्मन वॉज अ नाजी, लेकिन सभी जर्मन्स जो थे वो नाजी नहीं थे। बहुत सारे लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की एक्टिव रेसिस्टेंस नाजिज्म के लिए, ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ, पुलिस रिप्रेशन और डेथ को मतलब कि ब्रेविंग पुलिस को ब्रेव किया इस चीज़ के लिए। द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स की जो लार्ज मेजॉरिटी थी हाउएवर वर पैसिव ऑन लुकर्स, जैसे कि पैसिव ऑन लुकर्स एंड एपैथेटिक विटनेसेस, जो देखने वाले, पैसिव का मतलब जो करने वाले नहीं थे, जो सिर्फ चीज़ों को देखने वाले थे। दे वर टू स्कैर्ड टू एक्ट, वो बहुत ज़्यादा डरते थे एक्ट करने के लिए। एक्ट करने से मतलब किसी भी काम को करने से, डिफ़र करने से या जुलूस वगैरह निकालने से, किसी भी चीज़ का विरोध करने से। दे प्रेफर्ड यानी वो नाजी इससे खुश नहीं थे लेकिन फिर भी उनका विरोध नहीं कर पाते थे। दे प्रेफर्ड टू लुक अवे। पास्टर Niemöller, a resistance fighter, observed an absence of protest and uncanny silence among extraordinary Germans in the face of brutal and organized crimes committed against people in Nazi Empire. He wrote movingly. देखिए जर्मन्स जो है उन्होंने जो हिटलर है उसके क्रूअल बिहेवियर की तरफ एक पोएम लिखी है। देखते हैं। फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, या ऑर्डिनरी पीपल के लिए कि उन्होंने क्यों नहीं किया कुछ भी, इतना सब कुछ हो रहा था उनके पास, तो उसके लिए लिखा है। देखिए फर्स्ट दे केम फॉर कम्युनिस्ट, सबसे पहले वो कम्युनिस्ट के लिए आए, यानी सबसे पहले उन्होंने कम्युनिस्ट को बर्बाद किया। लेकिन मैं एक कम्युनिस्ट नहीं था, सो आई सेड नथिंग, तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो सोशल डेमोक्रेट्स के लिए आए, तो मैं डेमोक्रेट भी नहीं था, सो मैंने कुछ नहीं किया। देन दे केम फ्रॉम द ट्रेड यूनियनिस्ट, फिर वो ट्रेड यूनियनिस्ट के लिए आए, तो मैं एक ट्रेड यूनियनिस्ट भी नहीं था। देन दे केम फॉर द ज्यूज़, फिर वो ज्यूज़ के लिए आए, तो मैं एक ज्यूज़ भी नहीं था, सो आई डिड लिटिल, तो मैंने कुछ थोड़ा बहुत ही किया, यानी ना के बराबर किया। देन व्हेन दे केम फॉर मी, और फिर जब वो मेरे लिए आए, देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी, तो मेरे लिए खड़े होने वाला कोई बचा ही नहीं था। तो ये बहुत ही ये जो पोएम कह सकते हैं, ये जो कुछ लाइंस हैं, ये बहुत ही गहरे एक मीनिंग को बताती हैं। कहने का मतलब ये जो ऑर्डिनरी पीपल थे जितने भी, इन सभी ने अपने लिए जो परेशानियां हैं ये इन्होंने खुद ने ही पैदा की, और अपने लिए परेशानियां इन्होंने इस तरीके से पैदा की कि जब इन्होंने मतलब दूसरे लोगों के साथ अत्याचार होते हुए देखा तो इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई और ना ही उनका साथ दिया, और जब इन्होंने उनका साथ नहीं दिया तो फिर बाद में इनके लिए भी किसी ने कुछ नहीं किया, या कोई कह सकते हैं कि या फिर कोई बचा ही नहीं कुछ करने वाला। वॉट ज्यूज़ फेल्ट इन नाजी जर्मनी इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। ज्यूज़ जो है वो नाजी जर्मनी में कैसा फील करते थे ये एक अलग स्टोरी है। शार्लेट ब्रैडेट सीक्रेटली रिकॉर्डेड पीपल्स ड्रीम इन हर डायरी। शार्लेट ब्रैडेट ने सीक्रेटली लोगों के सपनों को अपनी डायरी में लिखा है। लेटर पब्लिश दैम इन अ हाईली डिसकंसर्टिंग बुक। फिर थर्ड रे ऑफ ड्रीम यानी तीसरी किरण सपनों की, इस बुक में उन्होंने उसको क्या किया है, खोला है। शी डिस्क्राइब हाउ ज्यूज़, उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया कि वो नाजीज़ के लिए क्या फील करते थे। दे ड्रीम ऑफ देयर हुक्ड नोजेज़, वो फील करते थे कि उनकी भी नोज़ हुक हो, ब्लैक हेयर हो, आइज़ जो हैं, ज्यूइश लुक्स एंड बॉडी मूवमेंट्स के बारे में उन्होंने लिखा है उस बुक में। द स्टीरियोटिपिकल इमेजेस जो थी पब्लिसाइज्ड इन द नाजीज़ प्रेस हॉन्टेड द ज्यूज़, दे ट्रबल्ड दैम इवन इन देयर ड्रीम्स।
वो उन्हें उनके ड्रीम्स में भी ट्रबल करते थे, यानी परेशान करते थे। ज्यूस जो थे वो बहुत सारी मौतें मरे थे, इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर, यानी कि गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले भी वो बहुत बार मर चुके थे। यानी कि कहते हैं ना कि जीते जी ही मर जाना, तो वो जीते जी ही मर जाना इन लोगों के साथ हुआ था। यानी कि एक तो मौत आती है अचानक, और एक मौत के आने से पहले ही पता हो, और फिर उसमें कोई बात नहीं हो, सिर्फ उसमें आपकी जो गलती है वो इतनी सी हो कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं। नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट, और ये जो नरसंहार हुआ था इसके बारे में क्या जानकारी है देखते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट नाजीज प्रैक्टिस हैज़ ट्रिकल्ड आउट ऑफ जर्मनी, इन्फॉर्मेशन जो है नाजीज प्रैक्टिस के बारे में ड्यूरिंग लास्ट ईयर्स ऑफ रिज़ाइम, लास्ट ईयर के रिज़ाइम से, बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर ended and Germany was defeated that the world came to realize the horrors of what had happened. But it was only after the war. लेकिन ये सिर्फ वॉर के बाद था, वॉर एंड होने के बाद था। जर्मनी वॉज डिफिटेड, जर्मनी जो था वो हार चुका था। दैट द वर्ल्ड केम टू रियलाइज द हॉरर्स ऑफ वॉट हैड हैपन, तो वर्ल्ड को ये पता चला कि ये जो डर था, यानी क्या हो चुका था, वो सारी चीज़ों की भयानकता इन्हें अब समझ में आई। जब जर्मन ने प्री ऑक्यूपाइड कर लिया उन सभी के चीज़ों को, उन सभी के राज्यों को, सब चीज़ों को, एंड ओन प्लाइट एज अ डिफीटेड नेशन, फिर भी वो एक हारे हुए नेशन की तरह खड़ा था। ज्यूज वांटेड द वर्ल्ड टू रिमेंबर द एट्रोसिटीज़ एंड सफरिंग्स दे हैड एंड्योर्ड ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशन, उन्होंने बहुत सहा भी नाजी किलिंग ऑपरेशंस को, एंड ऑल्सो कॉल्ड द होलोकॉस्ट, और उसे होलोकॉस्ट नाम दिया। एट इट्स हाइट, इसकी चरम सीमा पर, घेटो एन इनहेबिटेंट हैड सेड टू अनदर प्लीज ही वांटेड टू आउटलिव द वॉर जस्ट फॉर एन आवर, प्रिजम्बली ही मीन दैट ही वांटेड टू एबल टू टेल द वर्ल्ड अबाउट हैड हैपेंड इन नाजी जर्मनी, यानी वो जो सैनिक थे वहाँ पर जो लड़ने गए थे जो वॉर के लिए, वो कहते थे कि उन्हें बस एक आधे घंटे के लिए उन्हें क्या करना है, इस वर्ल्ड से ही कहना है, यानी कि वो इस युद्ध से बाहर जाना चाहते हैं, घेटो से बाहर जाना चाहते हैं, और वो वर्ल्ड को ये बताना चाहते हैं कि नाजी जर्मनी में क्या हुआ। दिस इनडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ बियर विटनेस, ये इनडोमिटेबल जो स्पिरिट थी टू बियर विटनेस, यानी गवाह बनने की और प्रिजर्व करने की डॉक्यूमेंट्स को, ये बहुत सारे घेटोस में मिली, इन कैंप्स में मिली। हु रोट डायरीज, क्योंकि बहुत सारे लोग जो डायरीज लिखते थे, केप्ट नोटबुक्स, उनकी नोटबुक्स वगैरह रखी हुई थी, एंड क्रिएटेड आर्काइव्स, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सेव करके भी रखी हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन द वॉर सीम्ड लॉस्ट, जब दूसरे हाथ पर जब क्या हुआ, वॉर जो था वो ख़त्म हो गया, द नाजी लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल टू इट्स फंक्शनरीज, नाजीज़ की जो लीडरशिप थी उन्होंने अपने फंक्शनरीज जो थे उन सभी पर पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया, टू डिस्ट्रॉय ऑल इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अवेलेबल इन ऑफिस, यानी ऑफिस में उन्होंने सारे जो ऑफिस थे उन सभी में पेट्रोल छिड़कवा दिया, जिससे कि जो भी एविडेंस है वो किसी को भी ना मिल सके। यानी जब इनका अंत होने वाला था, हिटलर ने जब सुसाइड किया था, हिटलर ने खुद ने भी सुसाइड कर लिया था, तो जब इनका अंत होने वाला था तो इन्होंने अपने द्वारा किए गए जितने भी सबूत थे वो सब मिटा दिए थे कि हमने किस किस के साथ क्या क्या किया। फिर भी हिस्ट्री में ये जो होलोकॉस्ट है ये बहुत यादों में रहेगा। फिक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज, पोइट्री, मेमोरियल एंड म्यूजियम इन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे, these are a tribute of the resisted it, an embracing reminder to those who collaborated and a warning to those who watched in a silence। और ये उनके लिए एक वार्निंग था जिन्होंने सब कुछ चुपचाप बैठे बैठे देखा, और जिन्होंने सब कुछ चुपचाप बैठे बैठे देखा उन्हीं लोगों का जो कह सकते हैं हम कि वही लोग जो थे वो बाद में उनके पास बचाने वाला कोई भी नहीं बचा, क्योंकि जब तक और लोगों को बचाना चाहिए था तब उन्होंने नहीं बचाया और उन सभी लोगों को मार दिया गया, और जब उनकी बारी आई बचने की तो उन्हें बचाने वाला ही कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि सारे लोगों को पहले ही मारा जा चुका था। तो देखिए ये था आपका चैप्टर हिटलर एंड द नाजी जर्मनी, या नाजी जर्मनी एंड द राइज ऑफ हिटलर, एंड दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड टुडे। देखिए महात्मा गांधी ने भी कुछ लेटर्स लिखे थे हिटलर को कि उसे कैसा जो रूल है वो करना चाहिए और क्या क्या उसे करना चाहिए। तो फिर हिटलर का जवाब जो था, ये तो लेटर
ये दोनों ही लेटर लिखे थे गांधी जी ने उसको। तो ये आपकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इनके बारे में आप एक देख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूँगी, तो इन्हें आपको कंप्लीट चैप्टर को आपको पढ़ना है। सो इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।